वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी आप पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ध्यान रखना, देवेंद्र झाझड़िया। कौन बन चुके हैं? देवेंद्र झाझड़िया बन चुके हैं। पद्म भूषण ये प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट ये बन चुके हैं। और ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है देवेंद्र झाझड़िया और इन्होंने पद्म भूषण हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। और ये पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं देवेंद्र झाझड़िया। देखो मुख्य तथ्य, देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन चुके हैं। देखो, उन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलों में 2004 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक रजत पदक सहित कई ओलंपिक पदक जीते हैं। और अवनी लेखरा पैरा शूटर को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बहुत चर्चा में है। और अवनी लेखरा को तो आप कैसे भूल सकते हो, अच्छी तरह से आपने नाना क्लासेस पर डेली आपको करंट पर राजस्थान करंट मिलता है, उसमें आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा होगा। तो अभी ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीते हैं देवेंद्र झाझड़िया ने और इसमें कई पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसने जीते हैं। तो अभी ध्यान रखना इसको, ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर खिलाड़ी कौन है जिसने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर खिलाड़ी कौन है जिसने संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है एर्सले बार्टी। कौन है? एर्सले बार्टी। और उसने अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में आपको पता है महिला एकल का इसने ये खिताब भी जीता था। तो ये है, आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है एर्सला बार्टी और इसने अभी ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है और इसने संन्यास लेने की घोषणा की है। देखो मुख्य तथ्य, ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी एर्सले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, एक तो 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन का और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का इसने खिताब जीता है। तो 3 इसने ये ग्रैंड स्लैम जीते हैं और अभी इसने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में टूर्नामेंट में उप विजेता कौन रहे हैं? तो ध्यान रखना, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में टूर्नामेंट में उप विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। कौन रहे हैं? लक्ष्य सेन। और ये जीते हैं, इसमें विजेता कौन रहे? विक्टर एक्सेलेसन। और उप विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है लक्ष्य सेन। तो ये भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन और ये अभी इस टूर्नामेंट में उप विजेता रहे हैं। देखो मुख्य तथ्य, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन ने शनिवार को पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 एक विक्टर एक्सेलेसन जिसको है एक्सेलेसन से हारने के बाद 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। लेकिन विजेता ये रहे हैं और लक्ष्य सेन ने दूसरा स्थान हासिल किया। केवल 2 भारतीयों प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरस्कार जीता है, एक तो है प्रकाश पादुकोण 1981 में और पुलेला गोपीचंद 2001 में। इन्होंने इसमें क्या है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरस्कार ये जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला कौन बना है पहला राज्य? तो ध्यान रखना, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। कौन सा बना है? केरल राज्य बना है। तो ध्यान रखना, तस्वीर आप ये देख सकते हो, ये है केरल में अभी कार्बन तटस्थ की खेती करने वाला केरल राज्य है जो कार्बन ये बने
चुका है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, इसी खेती कार्बन तटस्थ की जाती है केरल राज्य में, और ये पहला राज्य बन चुका है। मुख्य तथ्य देखो, केरल देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जो चयनित स्थानों पर कार्बन तटस्थ खेती के तरीके से ये पेश होगा, जिसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए इसमें रखे हैं। अब केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश धरती का सबसे गर्म स्थान बन चुका है? तो अभी एक रिपोर्ट आ चुकी है, उसके माध्यम से हम देखें तो देश एक है वो धरती का सबसे गर्म स्थान बन चुका है, और वो है कुवैत। कौन बन चुका है? कुवैत है जो धरती का सबसे गर्म स्थान बन चुका है। और तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है कुवैत देश। कब किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन तस्वीर में आप कुवैत देश को देख सकते हो, और ये सबसे गर्म स्थान है धरती पर, ये बन चुका है। देखो मुख्य तथ्य, कुवैत 53.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के गर्म तापमान पहुंच गया है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है बन चुका है। अब कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार। और ये सबसे गर्म स्थान बने चुका है। अगला देखो, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखना, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। इसमें 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। देखो, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ध्यान रखना, उत्तराखंड के वे 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। लगातार दूसरी बार राज्य की बागडोर ये संभालेंगे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल के द्वारा देहरादून के परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, और ये दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेटई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान को ये टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है? ये ध्यान रखना, तमिलनाडु को। किसको मिला है? ये एक संगीत वाद्य यंत्र है। क्या ये संगीत वाद्य यंत्र है? और अभी तमिलनाडु का ये, और इसको क्या है? नरसिंहपेटई नागस्वरम का भी जीआई टैग पे पहचान इसको मिली है। देखो, नरसिंहपेटई नागस्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी में तहत भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। और नरसिंहपेटई नागस्वरम एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, एक ये संगीत वाद्य यंत्र है, और तमिलनाडु के ये क्षेत्र में ये गांव में मनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में बिहार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में बिहार दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, 22 मार्च को मनाया गया है बिहार दिवस। कब है? 22 मार्च को। देखो, बिहार दिवस 2022 की राज्य की स्थापना 110वीं वर्षगांठ है। यह आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, बिहार दिवस 2022 राज्य की स्थापना की 110वीं वर्षगांठ है। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस 1912 से में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने वाले अंग्रेजों की याद में ये मनाया जाता है। तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ बिहार, तो इसकी याद में ये मनाया जाता है। और ध्यान रखना, बिहार जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां ये सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा ये राज्य हो चुका है। तो 110वीं वर्षगांठ इसकी है, और ये 22 मार्च को मनाया गया है। अगला देखो, हाल में ई विधान आवेदन लागू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा कौन सा राज्य बना है? तो ध्यान रखना, ई विधान आवेदन लागू करने वाला पहला पेपरलेस विधानसभा बन चुका है नागालैंड। कौन सा बन चुका है? नागालैंड राज्य बन चुका है। देखो मुख्य तथ्य, नागालैंड ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनकर इतिहास रच दिया है। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यूरियो। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। ये अतिरिक्त प्रभार संभालते हैं जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो। और अभी कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया है किसने? नागालैंड राज्य ने। अगला देखो, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना, 24 मार्च को। कब मनाया गया? ये 24 मार्च को मनाया गया, यानी कि टिब्बी। हर साल 24 मार्च को तपेदिक
तपेदिक यानी कि टीबी की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयास से जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व क्षय रोग ये दिवस है मनाया जाता है। और इसके अब की बार विषय क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। क्या है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स इसकी मुख्य विषय रहा है अब की बार, और ये 24 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो ध्यान रखना, सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, 24 मार्च को। कब मनाया गया ये, 24 मार्च को ये मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, संयुक्त राष्ट्र ने 24 मार्च को सकल मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाए जाने की ये मान्यता देगी, और अब की बार ये 24 मार्च को मनाया गया है। आप पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में 8वीं बार एशियाई बिलियनर्स का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखना, पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है, अडवाणी ने जीता है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, बड़े ही शानदार जवाब, बड़े सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में 35वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हुआ है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 35वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हो चुका है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ध्यान रखना, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। किसके द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के सिद्धांत से ली गई है। तो ध्यान रखना, अमेरिका से। किससे ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी। कौन है, वीवी गिरी हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति। तो इन क्वेश्चनों का आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, और बड़े ही शानदार जवाब दिए थे पांचों के पांचों क्वेश्चन। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि जैसे भी मैं ऐसे लेके आता हूँ तो आपको पता चल सके कि हमारी कितनी की तैयारी है, हमें कितने के क्वेश्चन आते हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन सा हमको ज़्यादा आता है, कौन सा कम आता है, किस में हम पीछे रह जाते हैं, किस में हम आगे निकल जाते हैं। इससे आपका नॉलेज पता चल सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं सरल सरल आपके लिए लेके आता हूँ। इसके साथ आपको पॉलिटिकल लगभग तैयार हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें बताना भी कौन सा अनुच्छेद है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, इसमें सदस्य बताने हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 124 के अनुच्छेद बताना भी क्या कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति के चुनाव में जो कोई विवाद हो जाता है ना, तब उसमें किसकी सलाह ली जाती है। और भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी शाम तक 9 बजे टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। और राजस्थान पुलिस के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है, राजस्थान जीके स्टार्ट कर दिया है मैंने। 25 क्वेश्चन मिलते हैं डेली शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपको कंप्यूटर की क्लास मिलेगी और एक दिन जीके की क्लास आपको मिलेगी। तो हम लगभग ज़्यादा से अब और कोशिश करेंगे कि आपको 35 क्वेश्चन एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया जाए। तो बी पार्ट हमें 35 क्वेश्चन एक बार फिर से अब स्टार्ट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी शाम को 7 बजे 8 बजे हमारी क्लासों का इंतज़ार करते रहने से आप तैयार रहिए। 7 बजे एक हमारी राजस्थान जीके और 8 बजे कंप्यूटर की या बी पार्ट की क्लास आपके लिए रेडी रहना। तो डेली मेरी सुबह 9 बजे एक करंट रिवीजन की भी क्लास आती है, तो डेली वो भी छोड़ना मत भूलें, न भूलें। और क्योंकि करंट में मैं राजस्थान का करंट का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।